हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं डियर आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो भैया आप सभी देख रहे हैं मुकेश एग्जाम डोज यूट्यूब चैनल, जहां पे हम लोग डेली का डेली ग्रुप डी एग्ज़ाम का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। और आज के इस वीडियो में डियर हम लोग कवर करने वाले हैं 11 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम रिव्यू में मिले हैं बच्चों के माध्यम से। तो चलिए बिना एक दूसरे के कीमती समय को गंवाए हुए भैया हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो डियर आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2024 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो बीएसएफ ने 2024 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया था भैया। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, यानी 60वां स्थापना दिवस। ठीक है। डियर में बात को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो 60वां स्थापना दिवस मनाया गया जो 1 दिसंबर 1965 को भारतीय सेना ने 15 जनवरी 2025 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया था। ठीक है। और मैं बात करूँ डियर की, यदि भारतीय सेना ने तो 15 जनवरी को 2025 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया था। जो सीआरपीएफ ने 27 जुलाई 2025 को अपना 27वां स्थापना दिवस मनाया था। तो 27वां। ठीक है। तो बीएसएफ ने अपना 60वां स्थापना दिवस 2024 में मनाया। ठीक है भैया। और 2025 में भारतीय सेना ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया। और सीआरपीएफ ने 2025 में अपना 27वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डियर की, फ्रेंच ओपन किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है। यानी जो फ्रेंच ओपन गेम है वो किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, यानी क्ले कोर्ट। क्ले कोर्ट को मतलब ये हम लोग लाल मिट्टी भी कहते हैं, लाल मिट्टी। ठीक है। डियर मैं बात करूँ क्ले कोर्ट यानी लाल मिट्टी, फ्रेंच ओपन 2025 का आयोजन 25 मई से 8 जून 2025 तक पेरिस फ्रांस के स्टेड रोलैंड गैरोस में किया गया था। कहाँ पे किया, तो पेरिस फ्रांस के स्टेड रोलैंड गैरोस में किया गया था, जो कि इस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का 129वां संस्करण था। ठीक है। और मैं बात करूँ डियर पुरुष एकल में विजेता उप विजेता की, तो पुरुष एकल में जो विजेता रहे वो रहे कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के थे। ठीक है। और उप विजेता की बात करिए पुरुष एकल में तो जैनिक सीनर थे, जो कि इटली के थे। ठीक है। चलिए कुछ और भी फैक्ट देख लेते हैं डियर कि महिला एकल में विजेता और उप विजेता कौन थी। तो महिला में डियर थी कोको गाफ जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की थी। ये महिला एकल में विजेता थी। लेकिन महिला एकल में उप विजेता की मैं बात करूँ डियर, उप विजेता तो एरिना साबलेंका, जो कि बेलारूस की थी। ठीक है। तो भैया इसी कड़ी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डियर, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसे भी है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका शबाना आजमी। शबाना आजमी करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। ठीक है। मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूँ डियर इस क्वेश्चन पे, तो 2025 में आयोजित बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 16वां संस्करण था। यह महोत्सव 1 मार्च से 8 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ एशियाई फिल्म इन द लैंड ऑफ ब्रदर्स। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या थी भैया, इन द लैंड ऑफ ब्रदर्स, जिसके निर्देशक रहे राहा अमीर फाजली और अलीरंजा कासमी। ठीक है। और देश क्या था, तो भैया वो ईरान देश की थी। ठीक है। यानी जो शबाना आजमी थी भैया, वो किस देश की थी, तो वो ईरान देश की। ठीक ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो न्यूरॉन के जो मुख्य भाग है भैया, करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, यानी सेल बॉडी डेंड्राइट एक्सान एक्सान टर्मिनल। ठीक है। न्यूरॉन के जो मुख्य भाग में आते हैं वो आते हैं सेल बॉडी डेंड्राइट एक्सान और एक्सान टर्मिनल। मैं बात करूँ डियर, तो न्यूरॉन जो है न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। यानी न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। इसके 4 मुख्य भाग होते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है डियर, तो सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या है डियर, तो यह न्यूक्लियस होता है, यह न्यूक्लियस होता है और यह न्यूरॉन के कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है। सेल बॉडी एक न्यूक्लियस होता है डियर, जो न्यूरॉन के कार्यों को नियंत्रित करता है। पॉइंट 2 देखते हैं डियर, पॉइंट 2 है डेंड्राइट। पॉइंट 2 है भैया डेंड्राइट। ये संकेत को प्राप्त करते हैं और सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। और थर्ड है डियर एक्सान। एक्सान क्या करता है, तो यह है संकेतों को सेल बॉडी से दूर अन्य न्यूरॉन्स या मांसपेशियां तक ले जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पॉइंट 4। पॉइंट 4 है डियर इसमें,
कि एक्सान टर्मिनल क्या होता है? तो यह है संदेश अगले न्यूरॉन को भेजते हैं। तो न्यूरॉन तंत्र की जो मूल इकाई है उसके 4 मुख्य भाग होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सान और एक्सान टर्मिनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 5 डियर, एक्स्ट्रा फैक्ट की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग तो इतना तो कवर कर ही रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, बट उससे रिलेटेड उसके इर्द गिर्द के जो बन रहे हैं क्वेश्चन, अगर हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ उसके भी एनालिसिस कर दें तो शायद चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर कोई आने वाले आगामी एग्जाम के क्वेश्चन हो तो शायद हम लोग कर सके। ठीक है, यही पर्पज़ होता है डियर कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। जब CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सा रसायन बनाता है? तो जब CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सा रसायन बनाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र है भैया CaCO3। ठीक है, मैं बात करूँ जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे चूने का पानी भी कहते हैं, में पास किया जाता है तो यह एक सफ़ेद और अवक्षेप बनाता है। यह अवक्षेप कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे चूने का पानी भी कहते हैं, में पास किया जाता है डियर, तो एक सफ़ेद और अवक्षेप बनाता है और यही अवक्षेप हमारा क्या कहलाता है भैया? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है डियर CaCO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 6, तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है? तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी, स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। ठीक है, मैं बात करूँ ये तो तरंग की जो चाल है दो मुख्य कारकों पर निर्भर करती है। जो तरंग की चाल है भैया वो मुख्यतः दो कारकों पर निर्भर करती है। पॉइंट 1 आवृत्ति, पॉइंट 2 तरंग दैर्ध्य। अब आवृत्ति क्या होती है? तो एक सेकेंड में किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, एक सेकेंड में किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। और दो क्रमागत शिखरों या गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो जो इस तरीके से दो पॉइंट के बीच यानी दो शिखरों के बीच जो शिखरों या गर्त की जो बीच की दूरी है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं भैया? तरंग दैर्ध्य करते हैं। ठीक है, और हम लोग तरंग दैर्ध्य को कैसे दर्शाते हैं? तो लैम्डा से, इस तरीके से, और फ्रीक्वेंसी को एफ से। तो जो ऑप्शन बनता है तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है? तो स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भैया कि जब प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में संयोजित किया जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर रहती है? यदि मैं बात करूँ डियर कि जब प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में संयोजित किया जाता है तो कौन सी राशि स्थिर रहती है? तो ये है भैया धारा। ठीक है, कौन सी भैया? धारा। लेकिन जब प्रतिरोध को पैरेलल या समानांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है तो वोल्टेज विभवांतर क्या रहता है भैया? समान रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भैया, त्वचा किस प्रकार के उपकला ऊतक से बनी होती है? यानी जो त्वचा है डियर वह किस प्रकार के उपकला ऊतक से बनी रहती है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका डी, अस्त्रीकृत स्क्वैमस उपकला ऊतक। अस्त्रीकृत स्क्वैमस उपकला ऊतक। मैं बात करूँ डियर, त्वचा शरीर की बाहरी सुरक्षात्मक परत है। जो त्वचा है हमारे शरीर की बाहरी सुरक्षात्मक परत है और यह कई परतों वाले उपकला ऊतक से बनी होती है जिसे स्त्रीकृत स्क्वैमस उपकला ऊतक कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है भैया? स्त्रीकृत स्क्वैमस उपकला ऊतक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भैया, इनमें से कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? मैं बात करूँ डियर, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो है भैया 17। कितना? 17 है। और इससे कक्षाओं में किस प्रकार से भरते हैं? तो भैया KL M एन इसी तरीके से भरते हैं। तो के में कितना भरते हैं भैया? 2 भरते हैं, एल में 8 भरते हैं, एम में 18 भरते हैं। तो क्लोरीन का तो परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो पहले क्लास यानी पहले के में 2 भरेंगे। ठीक है, और यल में कितना भरेंगे? 8। तो 8 2 10। अब यम में कितना जाएगा भैया? तो बचा राशि क्रमांक ही जाएगा जो परमाणु क्रमांक है, तो कितना है? 7। तो इस तरीके से डियर हम लोग पहले 2 भरेंगे, फिर 8 भरेंगे, फिर 7 भरेंगे। ठीक है,
तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका बी। यानी फार्मूला क्या होता है भैया, तो 2n²। इसी क्रमांक में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो डियर हम लोग के में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 8 में, एल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक यौगिक है। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, H2O। क्या है भैया, H2O है। ठीक है, मैं बात करूँ H2O पानी का आणविक यौगिक है, क्योंकि यह कोवैलेंट बंधों द्वारा बना होता है। जो जल है भैया, यानी जिसका सूत्र है H2O, यह पानी का एक आणविक यौगिक है, क्योंकि यह कोवैलेंट बंधों द्वारा बना होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा करके एक स्थिर अणु बनाते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड वे होते हैं जिनमें परमाणु इलेक्ट्रॉनों को साझा करके बंधन बनाते हैं। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर कंपाउंड की बात करें डियर, तो जिनमें परमाणु इलेक्ट्रॉनों को साझा करके बंधन बनाते हैं। ठीक है, और जो जल यानी H2O का जो आणविक यौगिक है डियर, यह कोवैलेंट बंधों द्वारा बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय क्या है। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, कार्रवाई दर कार्रवाई लैंगिक समानता प्राप्त करना। ठीक है भैया, तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय था कार्रवाई दर कार्रवाई लैंगिक समानता प्राप्त करना। मैं बात करूँ अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, इसका जो आधिकारिक विषय था भैया वो क्या था, तो था अचीविंग जेंडर इक्वलिटी। अचीविंग जेंडर इक्वलिटी एक्शन बाय एक्शन। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, तो लैंगिक समानता को प्राप्त करना, लैंगिक समानता को प्राप्त करना। और कम दर कदम, कम कदम दर कदम, कदम दर कदम यानी एक्शन बाय एक्शन, यह विषय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में लैंगिक समानता, प्रतिनिधित्व और समावेशन को मजबूत करने पर केंद्रित था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है डियर हमारा कि वोल्ट मीटर निम्नलिखित में से किस मात्रा का, वोल्ट मीटर निम्नलिखित में से किस मात्रा को मापता है। तो वोल्ट मीटर किस मात्रा को मापता है भैया, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, यानी विभवांतर। ठीक है, मैं बात करूँ डियर, वोल्ट मीटर का उपयोग किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसे हमेशा समानांतर में जोड़ा जाता है ताकि ये दोनों बिंदुओं के बीच वोल्टेज ड्रॉप्स को सही माप सके। ठीक है, यानी वोल्ट मीटर किस मात्रा को मापता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, विभवांतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भैया, स्पोर्ट्स एसेस अवार्ड्स 2025 में निम्नलिखित में से भारत की कौन सी खेल टीम को सम्मानित किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम। बात करिए स्पोर्ट स्टार अवार्ड 2025 में भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम को वर्ष की राष्ट्रीय टीम के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2025 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड्स का आयोजन कब हुआ था, तो 14 फरवरी 2025 को मुंबई के ताजमहल पैलेस में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया, तो मुंबई के ताजमहल पैलेस में 14 फरवरी 2025 को स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड्स का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है डियर, किसी ग्रह का द्रव्यमान, किसी ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या है तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का सूत्र क्या होगा। तो भैया यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या है तो उस ग्रह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होगा वो होगा स्मॉल जी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी इंटू यम बटे आर स्क्वायर। यानी स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम बटे कैपिटल आर स्क्वायर, जहाँ पे जी क्या है भैया, तो आपको ये ग्रेविटेशनल है, गुरुत्वीय त्वरण है। यम क्या है, ये तो मास है यानी द्रव्यमान है। और जो आर है डियर, ये है आपका रेडियस यानी त्रिज्या है किसी ग्रह का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है डियर। मूल वक्फ अधिनियम, मूल वक्फ अधिनियम यानी वर्जिनल वक्फ एक्ट कब लागू किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, 1923 में। ठीक है डियर, मैं बात करूँ कि मूल वक्फ अधिनियम यानी लागू तो 1923 में हुआ था, लेकिन इस अधिनियम का जो उद्देश्य था डियर कि वक्फ संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन और उचित खातों के रख रखाव को सुनिश्चित करना था। ठीक है, और वक्फ अधिनियम
जो 1995 की थी, उसमें धारा 9 और धारा 14 में संशोधन किया जाएगा ताकि वक्फ बोर्ड की संरचना और कार्यप्रणाली को संशोधित किया जा सके, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। जिसमें क्या थी भैया, महिलाएं प्रतिनिधियों को भी शामिल करना शामिल था। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं डियर आप सभी को हम लोग बहुत ही डिटेल में आ रहे क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।